मोस्टली का क्या रहता है कि एमबीबीएस नहीं मिला तो मजबूरी में जा रहे हैं। अगर आयुर्वेद को आप मजबूरी से चुनते हो ना तो फिर कभी आप आयुर्वेद के नहीं हो सकते। एक पहला चैलेंज तो सबसे पहला ये आता है कि संस्कृत कैसे पढ़ेंगे सर, बिकॉज दिल्ली के बच्चे जो होते हैं या सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट बोले या जो अंग्रेजी मीडियम के हैं, आप इसको ऐसे समझिए, तो उनके साथ में संस्कृत एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता है संस्कृत को। बस चीज़ें क्या थी कि मैंने समझा था, जो मुझे समझ में आया मैं लिखा ही एग्जाम में, और पास ही पास नहीं, काफ़ी अच्छे रैंक्स में आई थी, टॉप 3 में आई थी। आयुर्वेद तो बोलता भी यही है कि आयुर्वेद कस्टमाइज है। हम ये बोलते हैं ना कि अब कस्टमाइजेशन का टाइम आ गया, लेकिन नहीं, आज से हजारों सालों पहले से कस्टमाइजेशन है। उस चीज़ का एग्जाम्पल आप प्रूफ लगा लो, आयुर्वेद है। आजकल क्या है कि 2-4 बीमारियां तो बड़ी कॉमन है सबके। हाँ, डाइजेशन की मिलेगी, हाइपरटेंशन की है, डाइजेशन की है, स्ट्रेस हो गया आज के टाइम पे, डिप्रेशन का है, मतलब ये बड़ा कॉमन है। तो उनके लिए क्या मतलब, अगर उसको बैलेंस बना के चलना है। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत खास होने वाला है, बिकॉज काउंसलिंग एंड होने वाली है। लगभग 99% स्टूडेंट्स को एडमिशन्स मिल चुके हैं, करीब 1% होंगे जो कि अभी रह गए हैं। तो जो कॉलेज में चले गए हैं वो बार बार कमेंट कर रहे हैं या पूछ रहे हैं मेरे से कि सर कॉलेज का पूरा रूट मैप बता दो, क्या रोड मैप होगा फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू टिल 4.5 ईयर या 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी, देन अगर हमको क्लिनिकली अच्छा करना है तो कैसे करना होगा। तो आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर अंजलि राहर मैम। इन्होंने एक अपना हॉस्पिटल सेटअप किया हुआ है, 2021 पास आउट है, मारू सिंह मेमोरियल जो आपका हरियाणा में है कॉलेज। मोस्ट वेलकम है मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम चाहेंगे कि आप अपनी क्लिनिकल जर्नी जो है वो साझा करें, बिकॉज बड़ी इंस्पिरेशनल है जब मैं आपसे बात कर रहा था। और आपने एक अपना हॉस्पिटल भी स्वर्ण आयुर्वेदा के नाम से इस्टेब्लिश किया हुआ है रोहतक में। हाँ जी। तो जब बहुत इनिशियली अगर हम थोड़ा सा जाएं कि जब लोग कॉलेज में होते हैं, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सारे कॉलेज वाले हैं जी जी। तो कॉलेज में आयुर्वेदा अगर स्टूडेंट कर रहा हो तो उसके साथ में क्लिनिकल एक्सपोजर बड़ा अलग है, तालमेल खाता नहीं है। आयुर्वेद के कॉलेज में इतना क्लिनिकल एक्सपोजर होता नहीं है। तो आपने इसको कैसे ग्रैब करना स्टार्ट किया? देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है कि ना स्टूडेंट डिप्रेशन के साथ जाते हैं आयुर्वेदिक कॉलेज में। सबसे बड़ी गलती तो वो यही करते हैं कि मोस्टली का क्या रहता है कि एमबीबीएस नहीं मिला तो मजबूरी में जा रहे हैं। अगर आयुर्वेद को आप मजबूरी से चुनते हो ना तो फिर कभी आप आयुर्वेद के नहीं हो सकते। आपको आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, तभी आयुर्वेद आपको अपनाएगा। अगर आप फुल माइंड सेट के साथ जाओगे, ये सोचोगे कि मुझे आयुर्वेद को समझना है, मुझे आयुर्वेद को सीखना है, क्योंकि आप ये मान लो कि आयुर्वेद ने आपको चुना है, आपने आयुर्वेद को नहीं चुना है। मोस्टली ऐसे 2-4% बच्चे ही होते होंगे जो अपनी मर्जी से जाते होंगे। ये बात देखो सच है जी, क्योंकि आज का हमारा कल्चर बहुत रेयर स्टूडेंट हैं जो कि मुझे लगता है कि आयुर्वेद बाई चॉइस अब सिलेक्ट करने लगे हैं। हाँ, जब आपने 2014 में सिलेक्ट किया, 14 से 21 जो आपका बैच रहा, तो उस समय तो मुझे लग रहा है कि बहुत रेयर था। लोग इसलिए डॉक्टर बन जाते थे कि नाम के डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ, उस टाइम पे हमारा 50 बैच का था, 50 मतलब स्टूडेंट्स का बैच था। हाँ, 50 स्टूडेंट्स का बैच था। उसमें से 2 थे ऐसे, 2 लड़कियां थी। वो भी क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। बाकी 48 ऐसे ही थे कि जो मजबूरी में आए थे। तो वो चीज़ आपको क्लास में भी फील होती है। तो आप मजबूरी वाले थे? मेरा थोड़ा सा मिक्स सा था। कंप्लीट आप मजबूरी भी नहीं बोलोगे। मेरे पास ऑप्शन था कि एमबीबीएस के लिए भी जा सकती थी, बीडीएस में मेरा हो रहा था। तो मेरा थोड़ा सा बाई चॉइस ही समझो कि मुझे ये था कि नहीं, मेरे को नेचुरल हीलिंग की तरफ जाना है। क्योंकि पर्सनली मुझे भी कभी एलोपैथी सूट नहीं हुई। जैसे उस समय तो नीट एग्जाम वगैरह नहीं होता था 2014 में? होता था। मतलब मेडिकल के दूसरे एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे। नहीं, 2014 पहला बैच था, तब नीट स्टार्ट हुआ था। ओके। हाँ, 2014 में हुआ था। जो हमारे साथ के होंगे उन्हें पता होगा। तो पहला नीट हम लोगों ने ही दिया था। कितने साल आपने ड्रॉप किया हुआ था 12th के बाद? मैंने 1 साल ड्रॉप किया था। लाइक क्या था कि फर्स्ट टाइम पे तो मुझे पता ही नहीं था कि बीएमएस की भी ऐसे ऐसे काउंसलिंग होती है। तो ये था, तो 1 साल का मैंने ड्रॉप किया था। और उस टाइम पे मेरी एज भी कम थी। लाइक मैं 16 साल की थी जब मैंने 12th कर ली थी। तो वो ड्रॉप का कारण ये भी था। 17 एलिजिबिलिटी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। हाँ जी। आपका कॉलेज जो था वो कैसा था? मतलब इन जनरली क्या होता है, बच्चे जिस कॉलेज में चले आते हैं हमेशा ये बोलते हैं कि कॉलेज
अच्छा नहीं है, हाँ, या कॉलेज की कमियां निकालने वाला एक वो रहता है ना। वैसे देखो निकालनी तो नहीं चाहिए क्योंकि आज जो कुछ है तो उसी संस्थान की वजह से है, लेकिन आप नेशनल कॉलेज में जाओगे, स्टेट कॉलेज में जाओगे, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आप अपने 5 साल यानी जो आपका बडिंग टाइम है आप कहाँ गुजारते हो वो बहुत मैटर करता है। जी। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ 100 कॉलेज था, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे भी थे हमारे पास, और बेसिकली जैसे गाँव का इलाका ही था वो हाँ जी, वैसा हाँ ही जी। था। आज तो कॉलेज भी हमारा काफ़ी सारा चेंज हो गया है, बीएमएस का सिलेबस भी काफ़ी अपडेट हो गया है। हाँ, तो ये नहीं था कि सब कुछ आपको कराया मिलेगा, हाँ जी, हाँ जी। ये था। बट हमारा जो पूरा बैच है वो काफ़ी अच्छा निकला है, ये बात है। अगर डॉक्टर अंजलि से जो पहले अंजलि थी, उसमें जो बीच की एक जो जर्नी है, जब आप फर्स्ट ईयर में रहे होगे, तो फर्स्ट ईयर के दौरान आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब क्लिनिकल कैसे टच आया? बिकॉज एक पहला चैलेंज तो सबसे पहला ये आता है कि संस्कृत कैसे संस्कृत। पढ़ेंगे सर, बिकॉज दिल्ली के बच्चे जो होते हैं या सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट हाँ बोलें, हाँ हाँ, या जो बिल्कुल। अंग्रेजी मीडियम के हैं, आप इसको ऐसे समझिए, तो उनके साथ में संस्कृत एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता है संस्कृत को। अब चीज़ क्या थी, जैसे हम कॉलेज में गए तो थोड़ा सा है ना, उस टाइम पे थोड़ा बहुत ही पूछा था, तो बस किसी ने ये बताया था कि संस्कृत ना एक सब्जेक्ट होता है बीएमएस में। हमें ये नहीं पता था कि पूरा सब्जेक्ट ही संस्कृत में होता है। तो वो स्टार्टिंग में तो मुझे ये ओके। था कि ना कैसे भी री आ जाए और मैं छोड़ दूं बीएमएस। ये बात सच है क्योंकि घर वालों ने बोल दिया था कि अगर फेल हो जाए ना तो छोड़ दियो तू, कोई दिक्कत तो नहीं है आप फिर पास हो से। गए थे? हाँ, मैं पास हो गई। और वो चीज़ मुझे आज भी नहीं समझ में आती कि मैं कैसे हुई पास। बस चीज़ें क्या थी कि मैंने समझा था, जो मुझे समझ में आया मैं लिखा ही एग्जाम में, और पास ही पास नहीं, काफ़ी अच्छे रैंक्स में आई थी, टॉप 3 में आई थी। तब ये लगा कि नहीं, ये तो आप सिर्फ चीज़ें ना समझ के कर सकते हो। तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी ना कि संस्कृत को आप समझो, पुरानी लैंग्वेज है, उतनी ही साइंटिफिक है। अगर आप संस्कृत को समझोगे तो संस्कृत बहुत इजी है। लाइक सबसे पहली चीज़ कि आप पढ़ना चाहोगे, समझना चाहोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, डरने वाली कोई बात नहीं है संस्कृत से। जैसे बहुत इनिशियल क्या होता है, बच्चे को बोलते हैं ना कि हवा ही नहीं लग रही है, हाँ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ तो एक फेज वो भी होता है, बिकॉज अभी जो भी फर्स्ट ईयर में गए हैं तो भी उसी फेज से गुजरेंगे। उन्होंने पहली दफ़ा वो संस्कृत सब्जेक्ट की किताब पकड़ी, सिलेबस भी काफ़ी संस्कृत में है। हाँ, वो बेसिकली जैसे हाँ। आपको गिनतियों से शुरुआत करनी पड़ती है, आपको बेसिक, जैसे आप नर्सरी में जाते हो ना, तो वही बात है, आपको खुद को स्टूडेंट समझना पड़ेगा। पहली बात कि मैंने तो पहला स्टेप लिखा है। आप वो अपना पुराना टाइम याद करो कि जब आप पहली बार स्कूल में गए थे तो क्या लिखना आता था, उसी चीज़ से आप संस्कृत को समझो। नहीं, अ काइंड ऑफ लैंग्वेज है। हाँ बिल्कुल लैंग्वेज है, और कहते हैं ना कि लैंग्वेज सीखना बहुत आसान होता है, तो वैसे ही अगर समझ लोगे तो आप सीख जाओगे संस्कृत, कोई इशू नहीं है। मैंने खुद काउंटिंग से स्टार्टिंग की थी। हाँ, मुझे ये था कि मेरी फैमिली में मेरी मौसी है, मम्मी है, वो ऑलरेडी संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मुझे वहाँ से हेल्प तो मिली एक प्लस संस्कृत पॉइंट की। था। हाँ, ये प्लस पॉइंट था। जैसे अगर हम कॉलेज में बात करें, जब आप कॉलेज में थे पैरेलली, तो बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ अपना एकेडमिक्स ध्यान देते हैं, उनका क्लिनिकली में उतना फोकस नहीं होता है। तो ये आपने बैलेंस कैसे बनाया, और कि आपने आज एक हॉस्पिटल को स्टैब्लिश कर लिया और आपके पास हॉस्पिटल में बहुत सारे पैनल भी हो रखे हैं? हाँ, पैनल्स भी हो रखे हैं। उस टाइम पे क्या चीज़ें थी कि मुझे स्टार्टिंग से था, मेरा ये है कि मैं ना अपना रोड मैप मैं बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती हूँ कि आने वाले मुझे 2 साल में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है, फिर 5 साल में, फिर 10 साल में। जैसे ही मैंने एडमिशन लिया तो मेरा ये था कि मेरे को किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है, मुझे किसी प्राइवेट जॉब में नहीं जाना है, मुझे अपना सेटअप करना है। लाइक वो चीज़ें बोलते हैं ना कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख दिखती है, तो मुझे उसी टाइम से अपना हॉस्पिटल दिख रहा था। तो उस चीज़ में था, हॉस्पिटल क्या है, पेशेंट्स को नहीं फ़र्क पड़ता आपके कितने नंबर आए हैं, आपने किस कॉलेज से पास आउट किया है, क्या उन्हें होता है कि मरीज को आपको ठीक करना है। तो मुझे ये था कि, और ये बात है कि बहुत लोगों से सुना था, कुछ ऑलरेडी डॉक्टर्स थे वो उनसे भी सुना था कि आपकी एकेडमिक्स बहुत अलग है, क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत अलग है, क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है। आयुर्वेद तो बोलता भी यही है कि आयुर्वेद कस्टमाइज है। हम ये बोलते हैं ना कि अब कस्टमाइजेशन का टाइम आ गया, लेकिन नहीं, आज से हजारों सालों पहले से कस्टमाइजेशन है। उस चीज़ का एग्जाम्पल आप प्रूफ लगा लो, आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद को अगर आपकी लैंग्वेज में समझें, या आपने जो समझा है आयुर्वेद को, तो आयुर्वेद क्या है, क्या डेफिनेशन है आयुर्वेद की? देखो, आयुर्वेद ये तो सब कोई बोलता ही है कि लाइफ की साइंस है, पर मैं बोलती हूँ कि आपकी बॉडी की एक लैंग्वेज होती है। आपकी बॉडी बताती है कि कब आप खुश हो, कब आप दुखी हो, या कौन सा ऑर्गन आपका कब खराब हो रहा है। वो लैंग्वेज समझना आयुर्वेद है। आपकी बॉडी जो बातचीत करती है, हम बोलते हैं, उसके अलावा जो सिग्नल्स, जो ऑरा आपकी बॉडी बताती है, वो चीज़ आयुर्वेद है मेरे अकॉर्डिंग। कि आपको सबसे, लाइक मैं खुद को बेटर समझ पाई हूँ तब जब मैं आयुर्वेद ग्रेजुएट हो गई। अरे वाह। ये बात है। फर्स्ट पेशेंट आपने कब देखा था? हाँ, फर्स्ट पेशेंट मैंने देखा था मेरे सेकेंड ईयर में।
सेकेंड ईयर में देख हाँ, लिया था? फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे, मैं घर गई थी, तब मैंने देखा था और वहीं से मेरे को कहते हैं ना कि मेरी लाइन क्लियर हो गई थी। तो हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, उनको बहुत ज़्यादा सीवियर कमर में दर्द हो रहा था। अब सुनना ये बात, अब कमर में दर्द हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात हो गई है। तो उन्होंने बताया कि है ना, मैं वो पेन किलर खा रही थी काफ़ी टाइम से, मसाज कर रही थी, कोई रिलीफ नहीं पड़ा। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा क्या बात है, आपका पेट साफ़ नहीं है क्या? कह रही हाँ, 4-5 दिन हो गए पेट बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा, और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत तो मेरे को पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है। मैंने कुछ नहीं, मैंने उनको सिर्फ उस टाइम पे सिंपल त्रिफला दिया, उनका पेट साफ़ हो गया और कमर का दर्द ठीक हो गया, जिसमें वो MRI तक करवा चुकी थी। अरे बाप रे। तो तब वो समझ में आया कि हम आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो ये सेकेंड ईयर की बात है? ये सेकेंड ईयर की बात है। उस तो टाइम लगा पे होगा कि हम अब तो काम वाले डॉक्टर हाँ, बन रहे हैं। हाँ, काम वाले डॉक्टर बन रहे हैं कि सिर्फ ये चूरन चटनी वाले नहीं है या ओल्ड फैशन नहीं है। हाँ। तो वो चीज़ें समझ में आई और उसके बाद से मैंने उनको डेली एडवाइस किया, उनका वेट कम हो गया 5 से 7 किलो, और थोड़ी सी उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव कराई, चाय वगैरह बंद करवाई। तो तब पता चला कि इतनी एक छोटे से चेंज से इतना कमाल हो सकता है, तो आयुर्वेद तो इतना बड़ा है। जैसे आपने चाय का जिक्र किया, तो चाय क्यों बंद करवाई, क्या रीजन रहा? बेसिकली चाय क्या होती है, एक तो हमारी बॉडी चाय के हिसाब से नहीं बनी है इंडियंस की, क्योंकि चाय हमारे कल्चर का कभी हिस्सा ही नहीं थी, ये बाहर से आया है, हम लोग दूध पीते थे उस हिसाब से। और अगर चाय की बात करो तो चाय बेसिकली है ना, जिस तरीके से हम बनाते हैं ना, वो बहुत गलत तरीका है चाय का। चाय बेसिकली शीत कल्पना है। आप शीत कैसे समझोगे कि उसको उबालना नहीं होता, वो ठंडा पीना होता है। आप चाय पत्ती को जितना उबालोगे टैनिन बढ़ेगा और वो जाके फिर आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी क्रिएट करेगा। आयुर्वेद की भाषा में बोलूँ तो मैं पित्त को डिस्टर्ब करेगा। ओके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दोष डिस्टर्ब होता है, तो फिर वो आपके त्रिदोष होते हैं, वहीं से फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। पित्त डिस्टर्ब होगा तो मल्टीपल चीजें अंडरस्टूड की फिर डिस्टर्ब हाँ, होंगी। अभी डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पित्त है। आप ये समझो, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को भी समझाती हूँ कि हमारे पास एक ग्लास है, वो ग्लास आपकी बॉडी है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें बराबर है। अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी बाहर जाएगी, क्योंकि स्पेस तो उतना ही। अब अननेसेसरी आप उसमें कुछ डाल रहे हो तो बीमारियां बनेंगी। इसलिए कहते हैं ना, ह्यूमन बॉडी तो बीमार होने के लिए बनी ही नहीं, आप जबरदस्ती बीमार करते हो उसको। तो ये बैलेंस रखने के लिए क्या करना चाहिए? बैलेंस बहुत सारे लोग, बिकॉज हो सकता है पेरेंट्स भी देख रहे हो, हाँ हाँ तो उनको भी आजकल क्या है कि 2-4 बीमारियां तो बड़ी कॉमन है सबके। हाँ, डाइजेशन की हाइपरटेंशन की है, डाइजेशन की है, स्ट्रेस हो हाँ, गया आज स्ट्रेस के का टाइम है, पे। डिप्रेशन का है, मतलब ये बड़ा कॉमन है। तो उनके लिए क्या, मतलब अगर उसको बैलेंस बना के चलना है, उसको अगर अच्छा अपने आप को रखना है, कि हेल्दी रखना है, हेल्दी सिर्फ वो दिखने में नहीं लगे, मन से हेल्दी हो। हाँ, मन से हेल्दी हो। देखो क्योंकि आयुर्वेद ना मन से हेल्दी करता है पेशेंट हाँ, को। शारीरिक और मानसिक दोनों दोषों पे हम काम करते हैं, ये बात है। अब देखो, 2 प्रॉब्लम मेन ही आज, स्ट्रेस और वाईफाई स्लो। और दोनों चीज़ों का कारण है कि फ़ोन आप साइड में रख दो, अब आधे तो ऐसे ही ठीक हो जाओगे। अब लोग बोलते तो है मैं इतना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आपको आपकी हेल्थ के लिए ना मात्र 15 मिनट निकालने हैं सुबह सुबह। आप 15 मिनट निकाल लो तो आप ठीक हो जाओगे। रूटीन फॉलो करना है, लाइक सुबह टाइम से उठना है, और सुबह की शुरुआत आप हल्के हल्के गुनगुने पानी से कर सकते हो। ये चीज़ है। हेल्दी खाना है, क्लीन, बैक टू बेसिक। बेसिक चले जाओ। कि हम बोलते हैं तो हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन आज भी मैं ये बोलती हूँ कि गाँव की लाइफ बेटर है। वो लोग कम बीमार हैं। हाँ, ये बात सच है। कम बीमार हैं कि अगर हम बोलें तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम तो पीछे ही जाते जा रहे हैं। कि आप चूल्हे पे बनी हुई रोटियां आपको मिल रही हैं, यही है। अब आज के टाइम पे हम खुद लगा लें, है हमारे पास टाइम कि हम 4 घंटे धूप सेक लें, नहीं सेक सकते, लेकिन गांव के लोग सेक सकते हैं। तो जो बंदा 4 घंटे धूप में बैठेगा उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी नहीं, जो आज के टाइम पे 90% इंडियंस में हो गई। विटामिन डी की डेफिशिएंसी। हाँ, विटामिन डी और विटामिन B12 जो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉमन हो रखा है कि हम और सप्लीमेंट ले लेके हम उधार का ले रहे हैं, और जो तो नेचर ने हमें खुद दे रखा है। तो मेन चीज़ यही है कि आप अपनी दिनचर्या ठीक कर लो। आयुर्वेद में हम दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या पे बात करते हैं। ये 3 चीज़ें आप ठीक कर लो। टाइम से सोना, टाइम से उठना, 5 से 10 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, सफिशेंट है। तो उससे कभी गड़बड़ नहीं होगा? नहीं होगी उससे। इतना आप करोगे, आप क्लीन खाओगे, वो आपको ठीक रखेगा। जैसे अगर थोड़ा सा डाइजेशन ठीक करने का अगर बेहतर एक रूटीन काइंड ऑफ अगर आपसे जाने, या क्या डाइट रखनी चाहिए, तो क्या है? देखो, अब कई चीज़ें क्या होती हैं कि हम सोचते तो ये हेल्दी है, अब हम दूध को और खाने को नहीं, सॉरी, हाँ, दूध और फ्रूट्स को हम साथ ले रहे हैं शेक की फॉर्म में। हाँ। आप जो देख भी रहे ऑडियंस, सबको हेल्दी लगता है, लेकिन वो आयुर्वेद में विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार आपके डाइजेशन को खराब करता है, तो हमें विरुद्ध आहार नहीं लेना है। जैसे दूध और नमक हमें नहीं मिलाना है। दही सोचते हैं तो प्रोबायोटिक है, गट हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन दही खाने का भी सीजन होता है। लाइक आप दिवाली से लेके होली तक के इस टाइम पे खा सकते हो,
सर्दियों बाकी में नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, क्योंकि अब इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ है कि आयुर्वेद बोलता है कि दही है ना उष्ण वीर्य है, गर्म है वो। बट होता ठंडा है मतलब। नहीं नहीं, वो गर्म ही होता है। हाँ, नहीं होता गर्म है बट वैसे लोग समझते हाँ, ठंडा है उस चीज को। हाँ हाँ तासीर गर्म होता हाँ, है। जब उससे बटर निकल गया तो लस्सी ठंडी हो जाती है। गर्मियों में आप लस्सी लो। ओके, मतलब ये फॉर्म चीज- अलग अलग है। हाँ, ये चीज़ आपने ठीक कर दी। अब क्या हो गया, रात में हम दही खाने लगे हैं, लस्सी लेने लगे हैं, तो अभी 30s में ही आगे लोगों के घुटने खराब होने लग गए हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस आप करके काफ़ी अपने आप को आप ठीक कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम काम नहीं कर सकते, जैसे आप पोल्यूशन लगा लो, देखो उसका आएगा इफेक्ट, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देश काल मैटर करता है कि आप किस समय पे हो, कहाँ आप रह रहे हो। अगर वायु प्रदूषित है तो वो तो आपके बॉडी को अंदर से ख़राब करेगी ही करेगी। तो एटलीस्ट ये भी रिक्वेस्ट है इस स्टेज के माध्यम से कि सब लोग एटलीस्ट एक एक दो दो पेड़ तो आप लगाओ कि पोल्यूशन कम हो जाए। आयुर्वेद भी तभी बचेगा क्योंकि प्रकृति से ही आयुर्वेद है, पेड़ पौधों के बिना तो आयुर्वेद है नहीं। समझ गया। आयुर्वेद इट्स मीन की ग्रीनरी। आजकल क्या है ना कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बन गए हैं, हाँ जी। तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ये लोगों ने सिर्फ ऐसे गाइड करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे लोग इसमें मिसलीड भी कर रहे हैं। एक्चुअली चीज़ें क्या हैं कि जो पहले बोलते थे, होम रेमेडीज़ बताते थे, वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने ही शुरू करी थी। अब उनको देख हम देख और लोग भी शुरू हो गए हैं सारी चीज़। अब उसमें से जैसे क्या चीज़ है, मैंने आपको एक चीज़ बोली, ज़रूरी नहीं कि सारी होम रेमेडीज़ गलत हो, ज़रूरी नहीं कि सारी सही हो या आपके लिए सही हो। मैंने बोला आयुर्वेद कस्टमाइज है, तो अब कस्टमाइज है, ये स्पेसिफिक है, मतलब स्पेसिफिक है, पर्सन वाइज हो सकता है। पर्सन वाइज हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि एक होम रेमेडी जो आपके लिए काम करिए वो मेरे लिए भी करे। हाँ, अब अलग यहाँ अलग पे हो सकता आयुर्वेद खराब हो रहा है, और ऐसा ही अगर होम रेमेडी से सब कुछ ठीक होता रहता तो फिर कोई बीमारी नहीं होता। ये बात है। हाँ, आप ठीक हो, मतलब नुस्खे हैं 100% क्योरेबल हाँ, नहीं है। आप हेल्दी हो, हाँ। आप वो होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हो कि आप बीमारी न हो। लेकिन अब आयुर्वेद का हम बोलते हैं डिजीज़ ना 6 स्टेज होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपकी डिजीज़ फर्स्ट और सेकंड तक है तो होम रेमेडी से क्योर हो जाएगी। लेकिन अगर वो डीप टिश्यू में चली गई है, अंदर स्रोतस में चली गई है, तो वो फिर होम रेमेडीज से ठीक नहीं होगी। तो फिर उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना फिर पड़ेगा। प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं वही चीज़ बोलूँगी कि अगर कोई भी चीज़ आप यूज़ करो, हम कपड़े भी लेते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, तो हम पूरा चेक करते हैं ना कि कंफर्टेबल है नहीं है, क्वालिटी सही है या नहीं है। फिर हम अपनी बॉडी को क्यों डस्टबिन बना रहे हैं कि किसी ने कुछ भी बताया और हमने डाल लिया। अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं हाँ, उतनी। बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अगर इंडियन कल्चर की बात करेंगे तो मुझे लगता है मेडिसिन में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। नहीं है अवेयरनेस, बिल्कुल भी नहीं है। अगर अवेयरनेस होगी तो बहुत सारी लोग जो सिली मिस्टेक करते हैं ना, वो छोटा छोटा करके बोलते हैं बड़ा, बहुत बड़ा हो गया बॉडी है। के लिए अवेयर नहीं है कि ये चीज़ है ना कि भाई फॉर ग्रांटेड, ये तो फ्री में मिली है, तो फ्री वाली चीज़ की कदर नहीं होती। तो वो बॉडी के साथ भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स को, आपको जो भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको आपको एक गाइडेंस देना हो कि जब वो अपने बीएमएस की जर्नी में हो तो उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो फोकस्ड वे में करें। देखो, एक तो चीज़ ये है कि आप आयुर्वेद को है ना आप खुद पे अप्लाई करो। अगर आयुर्वेद से आपको प्यार करना है, आयुर्वेद को आपको आपकी लाइफ का हिस्सा बनाना है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाया जाता है, बच्चे होंगे उन्हें लग रहा होगा वात पित्त क्या है, ये दर्शन क्या है, हम कोई यहाँ पे महात्मा धर्मात्मा बनने थोड़ी आए हैं, हमें क्यों ये दर्शन पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, जैन दर्शन है और ये सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली पदार्थ विज्ञान को हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं। तो उसमें है क्या ये आत्मा परमात्मा हमें पढ़ाई जा रही हैं सारी चीज़ें। तो बच्चे इस चीज़ से बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो उन चीज़ों को आप समझो, वात पित्त कफ को आप समझो, त्रिदोष को समझो, आप दर्शन को समझो। आप आज के टाइम पे मैं ये बोलती हूँ कि जब पेशेंट आता है ना, तो उनके ट्रीटमेंट में जो दर्शन है, पदार्थ विज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप आयुर्वेद के बेसिक्स को ही नहीं समझोगे तो एक अच्छे चिकित्सक, एक अच्छे वैद्य आप कभी भी नहीं बन पाओगे। क्या बेसिक्स है मतलब जैसे हमारा आयुर्वेद शुरू होता है त्रिदोष से। 3 का बड़ा महत्व है। त्रिदोष, त्रिस्तंभ हम बोलते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये एक स्टूडेंट लाइफ के 3 स्तंभ हैं। आयुर्वेद भी यही बोलता है। तो स्टूडेंट लाइफ में आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका आहार अच्छा होना चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं वो चले जाएंगे बाहर। अब पेरेंट्स का बर्डन नहीं है, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सारी चीज़ें आपके दिमाग में कैसी बातें चल रही हैं, मानसिक रूप से आप क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें। क्योंकि देखो, मैंने वही बात बोली, अब बॉडी के अंदर आपके लिमिटेड स्पेस है, आप कैसा ही ज्ञान भर लो।
एनर्जी है आपके अंदर, यहाँ पे आप कहते हैं ना एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। राइट। तो ये बात है। अब आप बोलते हो कि जैसे बोलते हैं कि कभी है ना नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो। मैं कभी नहीं बोलती मेरे पेशेंट्स को नेगेटिव मत सोचो, मैं बोलती हूँ उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, क्योंकि वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप मत सोचो। दिमाग का काम सोचना है, वो हाँ, सोचेगा। वो तो बिल्कुल हाँ सोचेंगे कि हाँ, तो इस टाइम पे बच्चों को खुद से लड़ना है। मन भी पढ़ाया जाएगा उन्हें, मन क्या है, ये सारी चीज़ें। क्या तो मन है थोड़ा सा अगर जाने। हाँ, मन बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि वैसे तो ये बोला गया है कि मन पे है ना किसी का कंट्रोल नहीं होता, उसका कोई गुण नहीं है, अनेक गुणों वाला है, वो कहीं भी जा सकता है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होती, फ्री है। कोई बाधाएं नहीं होती, और आपको आपके इस मन को ही बांधना है। यही आयुर्वेद है। क्या बात है। यही समझो, आप कहते हैं ना कि अनंत है, शाश्वत है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत, वो आयुर्वेद है। तो वही चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करो, दिनचर्या को आप पहले खुद पे लागू करो, पढ़ो। आपको स्टार्टिंग में दिनचर्या ही पढ़ाई जाएगी, वात पित्त कफ समझो, खुद की प्रकृति आप जानो, फिर अपने घर वालों की जानो, आसपास में आपके दोस्त हैं वो जानो। जैसे कॉलेज टाइम में बच्चे मेंटली होते हैं परेशान दोस्तों की वजह से, अलग अलग ग्रुप बनते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको कोई आ रहा है, सेकेंड ईयर में कोई आ रहा है। तो ये चीज़ समझनी है कि ज़रूरी नहीं ये लोग आपके साथ रहेंगे। हाँ, समझो आपको दोस्त बनाने में भी हेल्प होगी। आप प्रकृति समझोगे ना, तो किस प्रकृति के आपके साथ लोग रहेंगे कनेक्ट, तो ये चीज़ भी होती है, ये भी मैटर करता है। तो आप इस मानसिक रूप से भी स्ट्रोंग हो गए आप आयुर्वेद को समझोगे। जब तो आप इंटर्नशिप तक पहुंचे थे, मतलब मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में एक तरह से अगर जो कॉलेज में है वही सक्सेस है जो डिग्री के साथ और भी कुछ लेके वहाँ से निकल रहा है, या उसने अपने आप को और बनाया है, या उसने कुछ डेवलप किया हुआ है। तो जब आप अपने कॉलेज को लगभग ख़त्म कर रहे थे ऑन द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, तो आपने उस दौरान क्या डेवलप किया डिग्री के बियॉन्ड? जैसे जो आज मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत शाई टाइप की लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट। कोई इंट्रोवर्ट होता है, मैं हाईली इंट्रोवर्ट हूँ। जो पर्सनैलिटी बिल्ड हुई, बोलना सीखा, सारी चीज़ें, कि आप काउंसलिंग से भी पेशेंट्स को कैसे ठीक कर सकते हो, आपकी बातों में क्या दम है। तो ये सारी चीज़ें जो आज बैठी हूँ यहाँ पे बोल रही हूँ, ये भी मेरी कॉलेज की वजह से ही है, मेरी डिग्री की वजह से ही है। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है कि आपके है ना व्यवहार में, आपकी बातचीत के तरीके में दिखना चाहिए कि भाई अगला इंसान सच बोल रहा है। देखो कई बार ये होता है हमें पेशेंट के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, होप देनी भी पड़ती है, क्योंकि कई बार बीमारी ऐसी होती है हमें लगता है कि भाई ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, पर क्या पता वो आपकी बात से ठीक हो जाए। आयुर्वेद में एक ये कॉन्सेप्ट भी आता है, पेशेंट में मेंटली एक्सेप्टेंस बड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट है। मंत्र चिकित्सा, दैविक चिकित्सा का भी कॉन्सेप्ट आता है कि आप सिर्फ बात से ठीक कर सकते हो, जिसको हम काउंसलिंग बोलते हैं। ये सिखाते हैं, ये बिल्कुल आयुर्वेद में है सिखाते सिलेबस में। हैं, बिल्कुल है सिलेबस में। साइकोलॉजी की बात करते हैं, बोलते हैं आयुर्वेद में साइकोलॉजी नहीं है, बिल्कुल है आयुर्वेद में साइकोलॉजी। तो सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ आपको ये नहीं समझनी है कि आयुर्वेद 5000 साल पुराना है, नहीं है 5000 साल पुराना। 5000 साल या पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है और आज भी टिका हुआ है। और साइंस कभी पुरानी नहीं होती, वो डेवलप होती रहती है, ये चीज़ समझनी है। जब आप इंटर्नशिप तक आए तो आपने कितने पेशेंट्स को आपने मैंने ठीक कर अपनी दिया था? इंटर्नशिप के राउंड से, और मैंने लाइक आप ही लगा लो 1000 से 1500 पेशेंट्स मैंने देख लिए थे उस टाइम पे। मैंने अपने सेकंड ईयर से ही शुरू कर दिया था। अगर जैसे बाकी बच्चों को भी स्टार्ट करना हो तो वो किस आइडिया बेस पे स्टार्ट कर सकते थे? आप जैसे अब सेकंड ईयर में हो तो मेडिसिन आपको नहीं पता होती इतनी, उस टाइम पे मेडिसिन यूज हमें नहीं करनी है। बेसिक जैसे मैंने आपको त्रिफला का एग्जांपल दिया था, वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप डाइट पे काम कर सकते हो, दिनचर्या पे काम कर सकते हो, आप ऋतुचर्या पे काम कर सकते हो। जब बेसिकली लाइफस्टाइल आप ठीक कर दो, लोगों की 70% प्रॉब्लम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। मतलब एज एन डाइटिशियन? हाँ, डाइटिशियन आप बोल सकते हो, लोगों के आप साइकोलॉजी ठीक कर सकते हो, ये कर सकते हो। उस टाइम पे देखो पैसे के पीछे हमें नहीं भागना है, आप फ्री में करो एडवाइस, सीखें पहले सीखो, फिर फ्री में एडवाइस करो, अपना डाटा बनाओ आप। सबसे चीज़ होता है ना कि आपने एक डाटा। और मुझे बताया था जब मैं बात कर रहा था कि आपने वो पेशेंट टारगेट किए थे जो बाहर के थे, इंडिया के। हाँ, उस टाइम पे क्या था कि हमारा सर्कल था, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी बाहर गए हुए थे, ये कोविड की बात है उस टाइम पे। और बाहर वाले लोगों का क्या है कि लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है और वो लोग आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो उस टाइम पे अब मैंने अपना एक सर्कल बनाया था कि जिसमें कुछ MR भी थे, कुछ मेरे दोस्त भी थे। तो हमने एक पूरा ऑनलाइन कंसल्टेशन का सिस्टम तैयार किया था। और आज से 4 साल पहले की बात है, उस टाइम पे भी हम 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लेते थे पर कंसल्टेशन, और सिर्फ डाइट एडवाइस करते थे और फीडबैक भी आते थे। आज तक भी है मेरे पास वो पेशेंट्स। उस समय लोग पे करते थे जब आप स्टूडेंट थे? बिल्कुल करते थे पे। ओके।
ओके, 3,000 रुपये एक पेशेंट का? एक पेशेंट के, लाइक 30 to 45 मिनट्स की रहती थी, पूरा कंसल्टेशन वगैरह था, सारी चीज़ें वो हम फिर उन्हें मेल से भेज देते थे, अपना कस्टमाइज वो मैंने बना लिया था। या जैसे मैं बात करती हूँ प्रकृति असेसमेंट, कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आप बताओ कि कौन सी पूरा चीज़, एनालाइज कर लेते थे? पूरा एनालाइज की, कैसे आपको क्या खाना है, किन लोगों से आपको बातचीत करनी है, आपके फ्रेंड में कौन से लोग होने चाहिए, या किन के साथ ज़्यादा बनेगी, कौन ट्रस्ट वर्दी हैं, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद आपको सिखाता है। ओह, दैट्स ग्रेट। आपने यूजी के बाद में 2 डिप्लोमा किए, वो कौन कौन से हैं? हाँ, एक मैंने किया था, ये बेसिकली राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का होता है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है, गवर्नमेंट आपको स्टाइफन देती है। आज के टाइम पे 58,000 आपको मिली थी स्टाइपेंड? स्टाइफन मिला था। पर मंथ मिलती थी? हाँ, 58,000 रुपये पर मंथ मिलती थी। और एक जो बच्चा रिसेंट पास आउट हुआ है, इतने पैसे मिल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे ये थोड़ा सा इसको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ कि बाकी बच्चे भी जाने हैं। जैसे यूजी के बाद आपने पीजी नहीं किया, हाँ, मैंने ये पीजी जो डिप्लोमा किया, तो उसके लिए कोई फॉर्म था? फॉर्म होता है, प्रॉपर एंट्रेंस होता है किस आपको। नाम से रहता है ये फॉर्म? CRAV। CRAV? हाँ, सर्टिफिकेट इन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है आयुर्वेद की, जो बोलती है आयुर्वेद ग्रेजुएट को कि आओ आप आयुर्वेद सीखो। गवर्नमेंट की है? गवर्नमेंट की है। मतलब ये कितने साल का डिप्लोमा था आपका? ये 1 साल का होता है। और उसके बाद मेरा जैसे 1.5 साल वहाँ पे क्या रहा, मैंने 6 महीने वहाँ पे जॉब करी थी, तो उन्होंने मुझे रख लिया था। केरला थी मैं, आर्य वैद्यशाला में। अच्छा, वहाँ सीखने गए थे? हाँ, वहाँ सीखने अपने गई नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं है? थी। नहीं, एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में यूपी में हैं कुछ गुरु, दिल्ली में हैं कुछ गुरु, बट इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। समझ गए। उसका एक एलिजिबिलिटी होगा कि हाँ, आपको इस बेसिकली एरिया ये में जाके काम गुरु करना है। शिष्य परंपरा के अंतर्गत है, गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत है। Okay, जैसे जो very गुरुकुल nice. में ये बोलता है ना कि आपको घर से दूर रहना है, तो इसलिए आपको वो 250 किलोमीटर एटलीस्ट दूर भेजेंगे। दूर रखते ही रखते हैं। रखते ही रखते हैं। मेरा ये था, कॉलेज टाइम पे सुना था कुछ टीचर से, कुछ सीनियर से भी ना, केरला में आयुर्वेद अच्छा है, आपको आयुर्वेद सीखना है, आयुर्वेद जीना है, तो आप केरला जाओ। इसलिए आप मैंने, वहाँ चले हाँ, गए। उस टाइम पे मैंने तो एग्जाम आपने दिया। वहाँ से आपने आयुर्वेद को सीखा? हाँ, वहाँ से मैंने आयुर्वेद को सीखा ही नहीं, जिया भी, आप ये समझो कि तो अपनी। वहाँ के कल्चर में ऐसा क्या है? जैसे मैंने भी सुना है कि आप केरल चले जाओ या कर्नाटक चले जाओ, हाँ हाँ, साउथ में केरल का मतलब आयुर्वेद का बड़ा स्कोप है। वहाँ के लोगों की फर्स्ट चॉइस आयुर्वेद है। अपने यहाँ की तरह नहीं है कि ऑप्शन नहीं है आयुर्वेद। वहाँ पे सबसे पहले पेशेंट आयुर्वेद की तरफ ही आते हैं। और वहाँ पे उनके पास ना हर्ब्स बहुत हैं, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है वहाँ की, प्योर हर्ब्स ज़्यादा हैं, वो फ्रेश प्रिपरेशन आपको देते हैं आयुर्वेद की। एक जो वहाँ का वेदर है ना, वो भी आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे अपने यहाँ तो कभी ज़्यादा ठंड हो गई, ज़्यादा गर्मी हो गई, ये कारण भी है मेन। वहाँ पे लोग आयुर्वेद को लेके ज़्यादा अवेयर हैं? हाँ, ज़्यादा अवेयर हैं, रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है। हाँ, वो मतलब उसी नज़रिए से देखते हैं कि डॉक्टर ही है। हाँ, डॉक्टर ही है। वहाँ पे आपको वहाँ पे कुछ ऐसे पेशेंट्स आते थे जिन्हें ज़बरदस्ती भेजना पड़ता था, मैं नहीं, आप इस बीमारी के लिए आप एलोपैथी में चले जाओ। ऐसा है सीन वहाँ पे। ओके, मतलब बहुत रेयर, अगर इससे कोई रह गया या नहीं हम इस पे ठीक कर पा रहे तब भेजते हाँ, थे। तब भेजते हैं ये चीज़। यहाँ पे उल्टा है। जब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जब आपके पूरा- पास वो इतने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, हर जगह से दिखा के सारी चीज़ें, फिर उन्हें रहता अब क्विक फिक्स। 10 साल की बीमारी है, अब 10 दिन में ठीक कर दो आयुर्वेद से हमें। आपने एक डिप्लोमा और किया हुआ है कोई हाँ, दूसरा? वो मैंने किया है स्पोर्ट्स मेडिसिन में। उसलिए बेसिकली क्योंकि स्वर्ण आयुर्वेदा हॉस्पिटल है मेरा, उसमें हमारे पास स्पोर्ट्स प्लेयर ज़्यादा हैं। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से, तो खिलाड़ियों का ही जगह है वहाँ पे। अब खिलाड़ी हैं, गेम करते हैं, अपनी बॉडी को वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंद्रियों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इंजरी होना कॉमन सी बात है। क्योंकि हमारी बॉडी की भी एक लिमिटेशन है, आप उससे ज़्यादा पुश करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी, और फिर ऑप्शन बचता था सर्जरी। तो मुझे ये था कि कैसे मैं खिलाड़ियों की सर्जरी में अवॉइड कर सकूं। तो आते हैं आपके पास स्पोर्ट्स हाँ, पर्सन? काफ़ी आते हैं। बाकी काफ़ी सारे खिलाड़ीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? जैसे साक्षी मलिक है, सत्यव्रत काद्यान है, अमन शेरावत है। बाकी कबड्डी के तो सारे ही हैं, पैरा ओलंपिक के भी काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होगी एक तरह की। हाँ, एक तरह की एक्सपर्टीज़ होगी। वैसे मैं विमेन हेल्थ पे काम करती हूँ बेसिकली, क्योंकि फीमेल्स में क्या रहता है कि स्ट्रेस ज़्यादा है मेल के कंपैरिजन में। आप चाहे आप उनकी बॉडी टाइप लगा लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल लगा लो, सारी उसके हिसाब से, क्योंकि चेंजेस होते हैं, हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं पूरी साइकिल्स में। तो PCOD बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, फाइब्रॉइड है, थायराइड है। मैं इन चीज़ों पर काम करती थी लाइफस्टाइल, बट फिर मुझे लगा कि उसके साथ साथ मुझे इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा पेशेंट आपके पास कौन से आते हैं, मतलब जो कॉमन वाले हैं? हाँ, अभी सबसे ज़्यादा PCOD के पेशेंट्स हैं। PCOD के आ रहे हैं आपके बहुत ही ज़्यादा है PCOD। और क्या रीजन है, मतलब आज के टाइम पे बड़ा कॉमन हो मेन गया है? रीज़न है लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, जंक फूड है जो हम खा रहे हैं। वो मैंने बोला कि ज़बरदस्ती हम अपनी बॉडी को बीमार कर रहे हैं। वो आयुर्वेद से ही ठीक हो रहा है?
एलोपैथ मेडिसिन से उतना नहीं होता है? नहीं, एलोपैथी एक्चुअली ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपको लाइफस्टाइल करेक्ट करना पड़ेगा, देन फिर स्पोर्टिंग पार्ट आयुर्वेद प्ले करेगा मेडिसिन में। आई थिंक वो भी यही बताते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा ठीक हाँ, करें। लाइफस्टाइल ठीक करो, क्योंकि मेडिसिन तो इस चीज़ की कुछ है नहीं, वो हॉर्मोन्स पिल्स पे डालेंगे, अब फिर आगे जाके उसमें और ज़्यादा दिक्कत होंगी। ये चीज़ है, लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, देन मेडिसिन फिर। एक टॉपिक है बहुत बड़ा, इनफर्टिलिटी, उसका क्या रीज़न है? बिकॉज आपके पास बहुत सारे पेशेंट हाँ, इनफर्टिलिटी के काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं। अब इनफर्टिलिटी में मेन चीज़ पेशेंट की हिस्ट्री मैटर करती है कि कई बार अब जैसे है पेशेंट्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहा है, वो भी हॉर्मोन्स हैं, वो भी आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, ये मेन कारण है। और आपका खाना पीना, एक्चुअली चीज़ें क्या हो रखी हैं कि हमारी डाइट में भी काफ़ी ज़्यादा मिलावट्स हैं। अब दूध की बात कर लो आप, उसमें भी फिर आपके आर्टिफिशियल हार्मोन्स इंड्यूस हो रहे हैं, सारा बना के जो हमारे कैटल्स हैं उनमें हम लगा रहे हैं, तो वो जाके फिर आपकी बॉडी में भी एक्स्ट्रा ग्रोथ करते हैं, तो वो फिर फाइब्रोइड की फॉर्म लेता है। राइट। तो फिर वो चीज़ें जाके कहीं ना कहीं तो करेंगी। या फिर आपका माइक्रोप्लास्टिक है, मेन कारण है इनफर्टिलिटी के लिए, अब वो बॉडीज तक पहुंच गया है, ये खाना हमारे शरीर में भी हिस्सा बन गया है उसका। ये है। 2021 से और 25 के आयुर्वेद मार्केट में क्या चेंज है? मतलब पहले कम पेशेंट आते थे, आपने जैसे अभी डिस्कस हो रहा था, और अब ज़्यादा आने लगे हैं, तो मतलब लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है या एक झुकाव बढ़ा हुआ है आयुर्वेद की तरफ? क्या एक्चुअली है? इस चीज़ में कोविड ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा है आयुर्वेद के लिए, कि जब लोग किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहे थे, और बेसिकली जो लोग घर पे रहे, आयुर्वेद का मेडिसिन हैं या काढ़ा हैं उनका उन्होंने यूज़ किया, तो उन्हें रिजल्ट दिखा। बट उसमें भी अब लोगों ने एक्सेस में यूज करा तो उनको नुकसान भी हुए। फिर हमारी वही बात आ गई जिस पे हम बात कर रहे थे कि अगर प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो उस टाइम पे लोगों ने ना लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस समझी। तो एक कोविड का जो टाइम था उसने भी रोल प्ले करा है। और दूसरा क्या चीज़, अगर जैसे मैं मेरे एरिया की बात करूँ तो जब स्टार्टिंग में हम बैठे थे तो लोग इतने नहीं आते थे। अब 2-3 पेशेंट्स हमने ठीक हुए हैं, देन उन्होंने बोला आज के बहुत पब्लिसिटी, आज के टाइम पे ऐसा है कि मेरा कोई ऐसे एक पेशेंट नहीं है, पूरी फैमिलीज़ हैं, फिर उनके रिलेटिव्स हैं, ऐसे ही यहाँ तक कि आपके भोपाल तक के पेशेंट है मेरे पास, कि उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, ऐसे सुन हर के जगह से आ जाते हैं। हर जगह से आ जाते हैं। तो आज फैमिलीज़ हैं साथ में, ये बात है कि जो ठीक हो, जो कहीं भी ठीक नहीं हो रहे थे। हरियाणा में अगर हम बात करें तो कितने डॉक्टर्स होंगे आयुर्वेदिक? आयुर्वेद के होंगे डॉक्टर 7 to 8,000 के अराउंड डॉक्टर्स होंगे। उसमें से कितने ऐसे होंगे जो सिर्फ आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट करते हैं? बिकॉज है तो बहुत सारे, बट वो मॉडर्न मेडिसिन की तरफ भी कनेक्ट है। हाँ होंगे कनेक्ट। अभी तो मुश्किल से आप ये लगा लो कि वो तो सिर्फ 100s में ही है, 2 to 300 होंगे ऐसे बहुत जो कम है, प्योर minimum आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते होंगे। प्योर आयुर्वेद क्या है? प्योर आयुर्वेद ये है कि आप पेशेंट को कम से कम दवाइयाँ दो, लाइफस्टाइल ठीक करो, फिर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ आप हर्ब्स दो, ये चीज़ प्योर आयुर्वेद है। आयुर्वेदा में अगर आप एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखें या बाकी जो बच्चे देख रहे हैं, तो आप एक कौन सा ऐसा फेज है जिसमें आपको आयुर्वेद ने आपको इंस्पायर किया यार कि ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है, अब करना है? अब वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एक पेशेंट की मैंने आपके साथ हिस्ट्री शेयर करी थी, कि ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हो गए। उसके बाद एक पेशेंट जैसे कर लिया था मैंने, मैं पास आउट हो गई थी, तो मैं केरला थी, वहाँ पे एक नहीं मैंने ऐसी है ना हज़ारों स्टोरीज़ देखी हैं मरीजों की, कि हर जगह से इतना घूम घूम के वो आए हुए हैं, और फाइलों में नहीं, वो बैग्स में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, बैग भर भर के, देन फिर वो आयुर्वेद से ठीक होके जा रहे हैं। एक पेशेंट थी, 58 ईयर ओल्ड पेशेंट थी, अभी नाम तो मुझे उनका ध्यान नहीं आ रहा है, वो व्हील चेयर पे आई थी, ऐसी हालत उनकी ख़राब हो गई थी, और लगभग 120 किलो के अराउंड वजन था उनका, मतलब वेट ज़्यादा था उनका। हाँ, तो वो 2 महीने रही होंगी वहाँ पे, देन वो चल के गई हैं। तो वो ये चीज़ थी। और ये वो पेशेंट थी जिनके मतलब मैं जिस दिन गई थी केरला उसी दिन वो एडमिट हुई थी, तब ये चीज़ हो गया था। उस दिन डिसाइड हो गया था, मेरे का कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कर लेंगे, कम पैसे में काम चलेगा, चला लेंगे, बट करना आयुर्वेद ही है। पैसे की बात आई गई है तो थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं, आयुर्वेद में लोगों को सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसे कमाना? देखो, सीखना इंपॉर्टेंट है, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। अब मैं स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मैं उनको यही बोलती हूँ, आयुर्वेद आपको सब कुछ देगा, नेम, फेम, पैसा। और पैसा इतना नहीं कि आप अपना जीवन चला लो, इतना कि आप अपने सपने पूरे कर लो। बस शर्त ये है कि आपको आयुर्वेद सीखना है, आपको आयुर्वेद आना चाहिए आयुर्वेद। आपने आयुर्वेद सीख लिया ना, आयुर्वेद किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा।
इंटर्नशिप के दौरान आपने क्या सीखा मतलब? इंटर्नशिप के दौरान हमने पेशेंट सीखे, डॉक्यूमेंटेशन सीखी, डाटा कलेक्शन सीखा। डाटा होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, पेशेंट्स का डाटा। हाँ। डाटा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, जो भी आप पेशेंट देख रहे हो ना, कोई भी आपको बता रहा है, नोट कर लो, उसकी कंप्लेंट नोट कर लो आप, क्या चीज़ बता रहा है, क्या दिक्कत है, क्या हिस्ट्री है, किस वजह से ये हुई है, फिर उसके बारे में आप पढ़ो जाके घर। स्टार्टिंग में अब जैसे आपको नहीं समझ में आएगा क्या, आप नोट डाउन कर लो। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट की जो प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रही हो? हुआ है, आज भी हो जाता फिर है। आपने किसी अपने गुरु से पूछा हो तो हाँ, इस पे क्या बिल्कुल हुआ? बिल्कुल हो जाता है। कोई ऐसी स्टोरी आपको याद आ रही हो तो शेयर करें। हाँ, अभी एक आई थी, एक ना फीमेल पेशेंट थी। उनका क्या था कि मल्टीपल डिसऑर्डर्स थे उनको, बीमारियां नहीं, उनके तो पूरे डिसऑर्डर्स थे। थायराइड उनको है, डायबिटीज़ उनको है, और 7 से 8 सर्जरी उनकी हो चुकी हैं। अरे बाप रे। हाँ, और अभी भी पेशेंट की क्या थी, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हाँ, केसेस जिसको बोलते हैं। हाँ कॉम्प्लिकेटेड, और लगभग वो 20-22 मेडिसिन ले रही थी ऑलरेडी एलोपैथी की। सारे मेजर आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट उन्होंने छोड़े नहीं थे, हर जगह वो गई हुई थी। और वो आ गई और वो पेशेंट ऐसी, आपका बहुत नाम सुना है बेटा, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को दवाई दो। फिर ये था कि मैं कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब क्या, फंसा दिया, अब क्या करें। देना भी पड़े और डर भी लगे कि कुछ दे दूं कहीं नुकसान हो जाए, सारी चीज़ें। देन फिर मैंने अपने सर से पूछा, जो गुरु है मेरे, कि क्या करें। उन्होंने बहुत एक बेसिक सी चीज़ बताई, बहुत ही सिंपल सी उन्होंने चीज़ बताई कि ना ये मिला के दे दो। मैंने बोला, मैं कहा सर ये दे दो सिर्फ, कह रहा हाँ दे दो। और उसके बाद से पेशेंट बेटर बता रही है। कौन है आपके गुरु? मेरे गुरु ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, बट वो केरला से ही हैं। अच्छा, केरल से ही है। हाँ, केरल से ही है वो। देन फिर अब मैं वो चीज़ का नाम नहीं बोलूँगी क्या बोला, क्योंकि फिर लोग यूज़ करेंगे और हो सकता है उनको ना हो फर्क, तो फिर वही हो जाएगा कि हमें गलत बता दिया। देन फिर मैंने पूछा, मैं कहा सर पेशेंट तो बता रही है कि उसको आराम है। वो बोले बेटा ये आपकी है ना बातों का कमाल है, उससे कुछ नहीं होगा, ये हमने यहाँ पे प्लेसिबो ट्रीटमेंट करा है। जो मैंने आपको बोला कि मानसिक चिकित्सा जो हमें करनी है। तो उसमें जितने भी सेगमेंट हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है आयुर्वेद में, जैसे आपने बताया कि मानसिक चिकित्सा करनी है, या प्रकृति वाला सीखना है, या मन वाला सीखना है, या साइकोलॉजिकली सीखना है, तो हर एक में आपकी अगर एक्सपर्टीज़ है, आपने अगर उसको डेप्थ से समझा है, तो आप एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बन सकते हो आप। और जैसे अभी क्या है कि स्पेशलाइजेशन का टाइम आ गया है, तो ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें सीखो। आप अपना कोई भी एक सेगमेंट उठा लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, एंड देन उसी में आप काम करो। अगर जैसे क्या चीज़ होती है, कई बार हमें नहीं पता चलता, टाइम टू टाइम वो चीज़ें हमारी चेंज होती रहती हैं। हम किस जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हमें अपना इंटरेस्ट चेंज करना पड़ता है, सारी चीज़ें। तो आप वो चीज़ डिसाइड करो, देन उसके आप पेशेंट देखना शुरू करो। इस चीज़ में क्या होगा कि एक पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोस होकर आपके पास आएंगे, और फिर ये हो जाएगा ना कि हाँ भाई इस बीमारी का तो वो डॉक्टर है, तो आपके पास दूर दूर से लोग आएंगे। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी पर्सन के अंदर? बीइंग अ डॉक्टर कुछ एथिक्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, बिकॉज डॉक्टर के नाम पे तो बड़ा आजकल अलग अलग सी इमेज बनी हुई है। हाँ, अलग सी बनी हुई है। पहले भगवान समझते थे डॉक्टर को, आज के टाइम पे शैतान, लुटेरा और पता नहीं ऐसे ऐसे शब्द भी आपको वाला माइंडसेट हो गया। हाँ, सुनना पड़ता है। सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। कोई कुछ भी बोल जाए, आपको आपके मन को इतना स्ट्रोंग करना है कि वो बातें बुरी ना लगे, क्योंकि ये चीज़ समझनी है, आपके पास कोई खुश नहीं आएगा, बीमार आएगा। वो ऑलरेडी आप उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों खराब है। तो आप उससे ये उम्मीद मत करो कि उसने मेरे से रूडली बात कर ली या किस तरीके से बात कर ली। आपको अच्छे से बात करनी है, आपको अच्छे से ही बात करनी है। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या खुद आपकी हेल्थ खराब है, फिर भी आपको अच्छे से बात करनी है, क्योंकि अगर खुद आप बीमार दिखोगे ना, वो पेशेंट नेगेटिव ही इम्पैक्ट लेके जाएगा, वो भी ठीक नहीं होगा। तो पेशेंस होना, पोलाइट होना, हम्बल होना, और एक अच्छा लिसनर होना। पहले उसकी बात सुने। आजकल एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि डॉक्टर्स के पास टाइम कम होता है, तो वो सुनते नहीं पेशेंट्स की अब बात। मैं नहीं लेती ज़्यादा ओपीडी। मेरे को ये लगता है कि जितने अच्छे से मैं ट्रीट कर सकूँ मैं उतना ही लेती हूँ। देन फिर मैं नेक्स्ट डे पे डाल देती हूँ, क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज में हो, आपको आपका नाम कमाना है, तो आप वही पेशेंट लो जो आप ठीक कर सकते हो। राइट। आपको आपकी करेक्शन रेट 100% रखनी है। जो नहीं हो रहे हैं रेफ़र कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अच्छी जगह रेफर कर सकते हो। हाँ, अच्छी जगह रेफ़र कर दो कि आप वहाँ चले जाओ, देखो मेरा ये सामर्थ्य नहीं है। ये है बात। जैसे पतंजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो लोग पतंजलि में बहुत सारा वो पैकेज वगैरह रहता है वेलनेस का, तो वो मतलब वर्थ इट रहता है उतना? अभी ये अगर वेलनेस की बात आ गई तो डिटॉक्स की बात आती है। हाँ, डिटॉक्स की हम बात करते हैं, तो देखो कोई भी ड्रिंक
आप जैसे रैंडम रील्स आती रहती हैं, ये पी लो डिटॉक्स हो जाएगा, हाँ, वो हाँ, पी लो हाँ। डिटॉक्स हो जाएगा। आप इतने टाइम से ड्रिंक कर रहे हो, नींबू डालो, हल्दी डालो, कलौंजी डालो, पी लो डिटॉक्स हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं होता है। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो कैसे हो जाएगा? आपने इतने सालों का जो डैमेज कर दिया, वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि एक बार अगर जो चीज़ खराब हो गई उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो वेलनेस सेंटर जाने से लोगों को फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है? वेलनेस अगर आप प्रॉपर अच्छी जगह से करते हो, बेसिकली वेलनेस में हम बात करते हैं पंचकर्म की। हाँ, पंचकर्म हम की। बॉडी डिटॉक्स करनी है हमें, हाँ। इधर आपको वमन करना है जिसमें वोमिट कराते हैं, विरेचन लूज मोशन वाला है, नस्से से हम नाक में दवाई डालते हैं, या फिर हम ब्लड निकालते हैं, रक्त मोक्षण जिसको बोलते हैं। तो हाँ, वो बेटर है, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा हो गया उसको वो निकालेगा, तो वो बेटर है, हेल्प करेगा आपकी। कराना चाहिए, कितने दिन में कराना चाहिए? साल में एक बार करा सकते हो आप, और ज़रूरी नहीं कि आपको सारी करानी है। 5 में से आप कोई एक कर्म कराओ आपकी बॉडी के हिसाब से, कि आपकी बॉडी में जिन हम त्रिदोष की बात करते हैं, वात पित्त, उनका रेशियो क्या है, उसके हिसाब से कि कितना क्या डिस्टर्ब है, तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर गाइडलाइन लो, देन आप कराओ, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। पेशेंट कभी ऐसा हुआ कि निगेटिव हुआ हो? हाँ, हो जाता है, क्योंकि अब बात ये करते हैं, जैसे मेरे पेशेंट क्या रहते हैं ना, कि कई बार पेशेंट नाराज़ होके भी चले जाते हैं कि दवाई तो दी नहीं, डाइट बता दिया, ओपीडी की अभी 400 रुपये भी ले ली और दवाई एक लिखी नहीं। दवा नहीं लिखी क्योंकि दवा दवा नहीं- खाने की आदत पड़ी है। हाँ, दवा नहीं लिखी, तो इस चीज़ से भी नेगेटिव होके चले जाते हैं, फिर वो बोलते जाते हैं। बिकॉज आपको प्रॉब्लम बहुत बारीकी से दिख रही है, वो पेशेंट उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है। हाँ, उनको ये लगता है कि दवाई दो, फिर कई बार हमें भी ऐसा हो जाता है कि फिर लिखनी पड़ती है एक आधी दवाइयाँ। तो ये बहुत है कि उनको चाहिए होता है कि है ना, जल्दी से दवाइयाँ दो, डाइट का हमें मत बताओ, लाइफस्टाइल का हमें मत बताओ। वन पिल सॉल्यूशन होने चाहिए कि एक गोली खाई चुटकी में और खत्म हो जाए। हाँ, एक गोली खाई और ठीक, खुद से कुछ एफर्ट नहीं करने हैं। पेशेंट्स के लिए अगर कुछ वो देने हो गाइडेंस, तो देन क्या होना चाहिए? बीइंग अ पेशेंट, जैसे मान लीजिए डायबिटिक एक बड़ी कॉमन है। हाँ, तो डायबिटीज़ में लाइफस्टाइल और आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। अगर आप प्री डायबिटिक हो तो आपको आपकी डाइट कंट्रोल करनी है। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी किसी को डायबिटीज़ है, लग रहा है जेनेटिक इशू है, तो आपको आपकी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। डाइट करनी है, थोड़ी सी वही बात है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा योगा आप करो, हेल्दी आप खाओ, कोशिश करो कि क्लीन। आपकी किचन से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाहर निकाल देनी चाहिए, स्पेशली अगर जैसे एल्युमिनियम वाले बर्तन हैं अपना यूज़ करो। फ्रीज की जो चीज़ें हैं, बासी खाना, वो नहीं खाना है आपको। डायबिटिक पेशेंट को? वो किसी को भी नहीं खाना अच्छा, चाहिए, किसी को भी नहीं खाना खाना चाहिए। दोबारा रीहीट कर करके वो चीज़ें हमें नहीं खानी है। हार्म एक्स्ट्रा करता है? हार्म करता है, वो टॉक्सिक बनाता है। फिर वो बात आ जाए, आम बोलते हैं हम कि इनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो टॉक्सिन्स बनाता है, वो उसको आयुर्वेदिक हम में? आयुर्वेद में उसको हम आम बोलते हैं। तो वो आम बनेगा बॉडी में, अब जो भी सिस्टम आपका कमज़ोर है वहाँ पे जाके आम बैठ जाएगा, आप ये समझ लो, वो उस हिसाब की बीमारी करेगा। तो मेन कारण उसका फिर आपकी अग्नि से शुरू होता है, डाइजेशन से शुरू होता है। डाइजेस्टिव फायर आपकी वीक पड़ी, देन आपकी बीमारियां होंगी। हाँ, जो पेशेंट हैं ऑलरेडी, वो कोशिश करें कि वो सूरज छिपने से पहले खा लें, उसके बाद ना खाएं। कभी ऐसा हो जाता है, भाई काम ऐसा है आपका, शिफ्ट आपकी लेट है, तो उस दिन लाइट खा लो, आप सिर्फ सब्जियां खा लो, सूप ले लो, हैवी चीज़ें आप ना खाओ, क्योंकि अभी देखो जॉब भी नहीं छोड़ सकते, काम तो करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, मतलब जो पूरी रूटीन है उसको बैलेंस करना है, डाइट को मेक करना है, इसको मतलब डिसिप्लिन में कैसे लाएं? बिकॉज डिसिप्लिन में लाना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, वो तो देखो कोई सबसे हो नहीं पाता, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब समझ में तो आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए, ऐसे वो करना चीज़ भी चाहिए। अगर आप अब आयुर्वेद समझोगे ना, वो चीज़ भी समझ जाओगे आप। इसमें अब एक सत्व आता है कि कौन सा इंसान किस सत्व का है, उसकी क्या प्रकृति है। सब नहीं कर सकते, ये सबसे होगा भी नहीं, वही फिर बॉडी टाइप वाली बात आ जाती है। अब एज ए Okay. डॉक्टर तो हमें पता चल फिर जाता है। उसी को आप सजेस्ट करते हैं जो कर सकते हैं। हाँ, ये बात आपको पता चल जाती है एज ए डॉक्टर कि ये इंसान आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। अगर आयुर्वेद आप जानते हो तो आपको आपके पेशेंट से कैसे बात करनी है, ये चीज़ भी पता चल जाती है। फिर उनको उस हिसाब से आप मेडिसिन प्लान करो, या मेडिसिन उस हिसाब से आप एडवाइस करो कि जो चीज़ें ये कर सके। ठीक है मैम, लगभग मुझे लग रहा है कि सारे प्रश्न मैंने कर लिए हैं, और इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और जो भी कमेंट्स आएंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे कमेंट्स का रिस्पॉन्स ज़रूर करें। और कैसा लगा ये पॉडकास्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।